जय हिंद। एक बार फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि चौहान राजवंश, मुख्य रूप से देखेंगे पृथ्वीराज चौहान को। यह हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज नंबर 102 है, यानी कि इससे पहले हमने प्राचीन भारतीय इतिहास पर 101 कला से कंप्लीट कर ली है। 101 टॉपिकों पर हमने विस्तार रूप से चर्चा की है। इसी के साथ यहाँ पर जो मुख्य टॉपिक चौहान राजवंश है। हमने कुछ दिनों से क्लासें नहीं ली थी, क्योंकि इसका कारण यह था कि हमारी कुछ एग्जामें चल रही थी, है ना। लेकिन अब वो समाप्त हो गई है, तो अब हमारी क्लासें कंटिन्यू रहेगी। एक दोस्त ने हमको कमेंट किया था कि हमारी क्लासें नहीं हो पा रही है, तो इसका उनके लिए हम तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अब हमारी क्लासें कंटिन्यू रहेगी। तो इसके अंदर देखेंगे चौहान राजवंश। तो चौहान राजवंश जो आज का कहें कि राजस्थान है, गुजरात है, इन इलाकों पर चौहान राजाओं ने शासन किया। जो आज का राजस्थान है, गुजरात है, इन इलाकों पर चौहान राजाओं ने मुख्य रूप से शासन किया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चौहान राजा यहीं तक सीमित रहे। जब कुछ ताकतवर शासक आए, तो उन ताकतवर शासकों ने अपना जो साम्राज्य बढ़ाकर उन्होंने जो कि कहें उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका इसके अंदर शामिल कर लिया, इसी के साथ मध्य प्रदेश का कुछ इलाका इसके अंदर शामिल कर लिया, है ना। और कुछ इतने ताकतवर शासक हुए थे, उन्होंने चौहान जो वंश था इसको ठेठे आज का जो कहें कि लाहौर तक बढ़ा दिया था। कहने का मतलब यह है कि चौहान राजाओं ने मुख्य रूप से जो आज का राजस्थान है और गुजरात है, इन गुजरात के इलाकों पर शासन किया। इसी के साथ कुछ समय तक इन्होंने अपने जो पड़ोसी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पर भी इन्होंने शासन किया। इसी के साथ जो चौहान राजा थे, ये चौहान राजा राजपूत राजा थे। चौहान राजा राजपूत राजा थे। अब सामान्य रूप से हम राजपूत जो कि एक वंश के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजपूत केवल एक वंश के लिए प्रयोग था। राजपूतों के अंदर जैसे कहें कि चौहान भी राजपूत थे, गुर्जर प्रतिहार ये भी राजपूत थे। इसी के साथ कहें कि गढ़वाल, चंदेल, है ना, और परमार ये भी जो कि राजपूत थे। तो राजपूतों के अंदर अनेक वंश शामिल थे। उन वंशों में से एक ये चौहान वंश भी एक था। चौहान वंश भी एक था। इसी के साथ देखें कि इस समय चौहानों के जो समयकाल था, इस समय इनके पड़ोसी जो थे, पड़ोसी के बारे में देखें तो इनके सबसे दक्षिण में, चौहानों के दक्षिण में जो आज गुजरात है, इस गुजरात पर चालुक्य राजा शासन कर रहे थे। चालुक्य राजा शासन कर रहे थे। इसी के साथ इससे चौहानों के दक्षिण पूर्व में परमार वंश का शासन था। इसी के साथ चौहानों के बिल्कुल पूर्व में चंदेल राजा शासन कर रहे थे। चंदेल राजा, इसी के साथ जो आज का दिल्ली है, इस दिल्ली पर उस समय तोमर वंश के राजा शासन कर रहे थे। और इन चौहानों के उत्तर पूर्व में जो कि गढ़वाल राजा शासन कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर सबसे ज्यादा मजबूती चौहान होने लगे। चौहान धीरे धीरे क्या कहें इन सबसे मजबूत होने लगे, है ना। और इन चौहानों की जो पूर्व पश्चिम में जो कि कहें कि विदेशी राजाओं का शासन था, या कहें कि, है ना। तो इसी के साथ हम कहें कि जो ये चौहान थे, ये चौहान आरंभ से स्वतंत्र शासक नहीं थे। आरंभ में चौहान यहाँ पर जो आज का गुजरात है और जो आज का राजस्थान है, इन इलाकों पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। गुर्जर प्रतिहारों का शासन हुआ करता था। गुर्जर प्रतिहार बड़ा शक्तिशाली राजा हुए, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ गुर्जर प्रतिहार कमजोर होते गए। जैसे गुर्जर प्रतिहार कमजोर हुए, तो जो गुर्जर प्रतिहारों का एक सामंत था, वो सामंत चौहान थे। गुर्जर प्रतिहारों के सामंत चौहान थे, यानी कि चौहान गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे गुर्जर प्रतिहार कमजोर होते गए, तो इसका फायदा इन चौहानों ने उठाया और गुर्जर प्रतिहारों को समाप्त कर यहाँ पर आज का राजस्थान और गुजरात के अंदर नवीन कहें कि जो कि ये चौहान वंश की इन्होंने स्थापना की, या कहें कि चौहान वंशों का शासन इन्होंने स्थापित किया। कहने का मतलब यह है कि चौहान आरंभ में जो कि गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। जहां पर जिस क्षेत्र पर इन चौहानों ने शासन किया, उस क्षेत्र को सपादलक्ष कहा जाता है। जिस क्षेत्र पर चौहान राजाओं ने शासन किया, उस क्षेत्र को सपादलक्ष कहा जाता है। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है 125 गांवों का क्षेत्र। 125 गांव का क्षेत्र तो मुख्य रूप से इस इलाके के लिए प्रयोग किया जाता है ना। इसी के साथ जो चौहान राजवंश है, इस चौहान राजवंश के जो संस्थापक है, वो संस्थापक थे वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव माना जाता है। वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की। लेकिन चौहान वंश ने
चौहान वंश की स्थापना इस वासुदेव ने कर तो दी, लेकिन ये वासुदेव इस समय जो कि गुर्जर प्रतिहार थे, प्रतिहार राजा थे, इन प्रतिहार राजाओं के एक सामंत था। यानी कि ये राजा भले ही इसने चौहान वंश की स्थापना कर दी, लेकिन ये खुद प्रतिहारों का कहें कि सामंत था, प्रतिहारों के अधीन था, है ना। इसने जो वासुदेव था, इस वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिछत्रपुर यहाँ पर बनाई। अहिछत्रपुर इस वासुदेव ने अपने चौहान वंश की राजधानी बनाई। इसी के साथ इसके बाद में कुछ शासक हुए, जैसे कि सामनंद राज चौहान राजा हुआ, फिर हुआ चंदन राज शासक हुआ। चंदन राज शासक हुए, इनके बारे में ज्यादा इनकी कुछ उल्लेखनीय बातें नहीं है। इसी के साथ इसके बाद में फिर अगला शासक बनता है वाकपति राज के बारे में 2-3 बातें खास महत्वपूर्ण है। जैसे कि वाकपति राज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वाकपति राज ने अपना जो चौहान वंश था, वाकपति राज ने अपने आप को गुर्जर प्रतिहारों से स्वतंत्र किया। यानी कि ये जो राजा थे, जैसे कि कहें कि वासुदेव थे, जो ये वासुदेव था, इसी के साथ चंदन राज था, ये गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे। लेकिन जो ये वाकपति राज था, ये वाकपति राज अपने आप को इतना ताकतवर किया, अपने राज्य को इतना ताकतवर किया कि ये जो कि इतना ताकतवर किया कि जो अपना राज्य था, इस राज्य को ये गुर्जर प्रतिहारों से अलग कर सकते थे। लेकिन कर सकते थे, अभी तक किया नहीं है, कर सकते थे, इतना ताकतवर इसने कर लिया। इसने जो वाकपति राज है, इस वाकपति राज ने पुष्कर, आज का जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर कहें कि अजमेर, यहाँ पर पुष्कर है, इस पुष्कर के अंदर इस वाकपति राज ने एक मंदिर बनाया जिसका नाम है शिव मंदिर। एक शिव मंदिर बनाया, यानी कि शिव का मंदिर बनवाया था। इससे यह प्रमाणित होता है कि चौहान राजा कहीं न कहीं शिव के प्रति आस्थावान थे, क्योंकि इसके राजा ने यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण किया। इसी के साथ जो अगला राजा बनता है, देखो यहाँ तक वाकपति राज है, ये वाकपति राज इतना अपना राज्य को मजबूत कर लिया कि ये चाहते तो इनसे गुर्जर प्रतिहारों से स्वतंत्र हो सकते थे, लेकिन इसके समय नहीं हुए। बाद में इसके पुत्र एक राजा बनता है जिसका नाम है सिंहराज राजा बनता है। अब ये सिंहराज है ना, जो कि सिंहराज महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। तो इसे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंहराज है ना, जो कि गुर्जर प्रतिहारों को हराकर, गुर्जर प्रतिहारों को पराजित कर, गुर्जर प्रतिहारों को समाप्त कर अपने आप को एक स्वतंत्र राजा बनाया। स्वतंत्र राजा बनाने वाला सिंहराज था। सिंहराज ने चौहानों को गुर्जर प्रतिहारों से बिल्कुल स्वतंत्र कर लिया। इसके बाद में जो कि अगला जो कि शासक बनता है ना, उसका नाम विग्रहराज। अगला शासक बनता है विग्रहराज। इस विग्रहराज के बारे में 2-3 बातें उल्लेखनीय है। जैसे कि इस विग्रहराज ने गुजरात के शासक, देखो अब तक तो ये इसके जो पड़ोसी थे, चौहान राजाओं के जो पड़ोसी थे, आपसी मित्रता का व्यवहार था, प्रेम का व्यवहार था, सद्भावना थी, एक दूसरे के प्रति सहयोग करते थे, युद्ध में एक दूसरे का सहयोग साथ देते थे, है ना, देते थे। युद्ध में एक दूसरे का ये साथ देते थे। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे इन चौहान राजाओं ने अपने जो पड़ोसी थे, इन पड़ोसियों को धीरे धीरे शत्रुता का व्यवहार करके, या कहेंगे धीरे धीरे इनको अपना दुश्मन बना लिया, जिसका नुकसान ये हुआ आगे चलकर कि जब पृथ्वीराज आता है, पृथ्वीराज के समय जो विदेशी आक्रमण होते हैं उसके अंदर चौहानों का ये इनके पड़ोसी साथ नहीं देते हैं, जिसके कारण पृथ्वीराज जो कि गौरी से हार जाता है। तो इसके बारे में देखें किस प्रकार ये धीरे धीरे शत्रु बनते जाते हैं। तो देखें कि जो विग्रहराज है, इस विग्रहराज जो कि इसका चौहान वंश का राजा था, चौहान वंश का शासक था। लेकिन इस विग्रहराज ने गुजरात के अंदर एक राजा शासन कर रहा था। गुजरात के अंदर एक शासन कर रहा था जिसका नाम मूलराज। इस मूलराज पर आक्रमण करके इस चौहान राजा विग्रहराज ने इस गुजरात के शासक मूलराज को हरा दिया। जैसे यहाँ पर इस गुजरात के शासक मूलराज को हराता है, तो बाद में ये क्या होता है कि ये जो गुजरात है, ये गुजरात अब चौहानों का शत्रु बन जाता है। इसके बाद में जो जीतने के बाद में चौहान राजा था, इस विग्रहराज गुजरात को जीत लेता है। जीतने के बाद विग्रहराज ने गुजरात के अंदर एक मंदिर बनाता है जिसका नाम आशापुरी का मंदिर, जो कि गुजरात के अंदर चौहान राजा विग्रहराज बनाता है ना। विग्रहराज के बाद में
कुछ और शासक बनते हैं, जैसे कि विग्रहराज तृतीय, फिर दुर्लभ राज शासक बनते हैं। दुर्लभ राज के बाद में जो शासक बनता है वो महत्वपूर्ण है, वो है अजय राज। अजय राज महत्वपूर्ण है क्योंकि अजय राज ने राजस्थान के अंदर एक स्थान है अजमेर, आज राजस्थान के अंदर अजमेर स्थान है, इस अजमेर नगर की स्थापना करने वाला ये चौहान राजा अजय राज था। अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की। अजमेर नगर जो कि वर्तमान राजस्थान में है, राजस्थान के मध्य भाग में है ना। तो अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की और जो इस अजमेर नगर को चौहानों की राजधानी बनाई। तो चौहानों की राजधानी अजमेर को बनाने वाला अजय राज था। अजय राज ने ही अजमेर नगर की स्थापना की, स्थापना करके अजमेर को ही चौहानों की राजधानी बनाई। साथ ही अजय राज के बारे में एक बात यह और उल्लेखनीय है, क्योंकि जो राजपूत राजा थे, राजपूत राजा ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे भाई। ये राजपूत राजा भले योद्धा टाइप के थे, युद्ध में लड़ने में कुशल थे, लेकिन ये ज्यादा ये कहें कि जो कि ज्यादा अर्थव्यवस्था इनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन है ना। तो अजय राज एक जो कि शासक था, इस अजय राज्य के हमको सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं, सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं। इसी के साथ इनके बाद में एक अगला राजा आता है जिसका नाम है अरणोराज। अणरोराज जो कि एक शासक बनता है चौहानों का। इस अणरोराज ने यहाँ पर जो मालवा है, आज का जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थान है मालवा, इस मालवा पर आक्रमण किया अणोराज ने। अणोराज एक चौहान राजा था, इसने यहाँ पर मालवा पर आक्रमण किया। मालवा पर आक्रमण किया तो यहाँ पर परमार राजा थे, परमार राजा यहाँ पर शासन कर रहे थे। परमार राजा शासन कर रहे थे, उसका नाम था नरवर्मा। परमार शासक नरवर्मा शासन कर रहा था, लेकिन इस राजा अणोराज ने इस पर आक्रमण किया, आक्रमण करके इसको हरा दिया। जैसे ही ये इसको हारता है तो ये भी अब इनका चौहानों का दुश्मन बन जाता है, या कहेंगे परमार वंश भी इन चौहानों का दुश्मन बन जाता है ना। इसके बाद में जो ये अणोराज है, इस अणोराज की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अणोराज में जो पुष्कर है, अजमेर के अंदर जो पुष्कर है, इस पुष्कर के अंदर एक मंदिर का निर्माण बनाया जिसका नाम है ब्रहा मंदिर का निर्माण इस वर्ण अणोराज ने करवाया। इस ब्रहा मंदिर को जो जहांगीर है, इस जहांगीर ने तोड़ दिया, मंदिर बनाया, मंदिर बनाकर जहांगीर ने तोड़ दिया। क्योंकि एक जो विदेशी थी, इनकी नीति आरंभ में यह थी कि जो भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है, भारत का जो मान्यता है, इसको नष्ट किया जाए और जो उनकी मान्यता है उसको यहाँ पर भारत में स्थापित किया जाए, है ना। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे समझ गए कि भारत में संस्कृति समाप्त करना इतना आसान नहीं है ना। लेकिन आरंभ में इन्होंने ये नीति अपनाई थी कि भारत के जो मंदिर है इनको तोड़ो और उसकी जगह मस्जिद वगैरह बना दो, है ना। इसके बाद में जो कि अगला शासक बनता है वो है विग्रहराज चतुर्थ। अब विग्रहराज चतुर्थ की कुछ कहें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि विग्रहराज की उपाधि थी कवि वांधव इनकी उपाधि थी। इसी के साथ इस विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक की स्थापना की जिसका नाम है हरकेली नाटक की स्थापना करने वाला विग्रहराज था। इसके साथ विग्रहराज ने जो अजमेर था, इस अजमेर के अंदर एक सरस्वती शिक्षा मंदिर की स्थापना भी इसे विग्रहराज चतुर्थ ने की। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर के अंदर एक सरस्वती शिक्षा मंदिर की स्थापना की, लेकिन बाद में एक विदेशी आक्रांत आता है जिसका नाम है गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक, जो कि भारत आता है, विदेशी है ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक जब भारत आता है तो इस ऐबक ने जो यहाँ पर इस विग्रहराज चतुर्थ ने जो ये सरस्वती शिक्षा मंदिर बनवाया था, इस सरस्वती शिक्षा मंदिर को तोड़कर यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। यानी कि जो विग्रहराज चतुर्थ है, इस विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ पर अजमेर के अंदर एक सरस्वती शिक्षा मंदिर बनाता है, लेकिन बाद में विदेशी आक्रांत आता है जिसका नाम है गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक भारत आता है। इस ऐबक जो कि इस सरस्वती शिक्षा मंदिर को तोड़कर यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है, यानी कि 2.5 दिन के अंदर ही एक इमारत का निर्माण करता है। ये जो विदेशी आक्रांत आए, इन्होंने भारत की जो कि संस्कृति समाप्त करने का पूर्ण प्रयास किया, लेकिन हाल तक इनसे हो नहीं पाई है। इसी के साथ जो ये विग्रहराज चतुर्थ है, इस विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को जीता। इसी के साथ जो झांसी है, इस झांसी को भी विग्रहराज चतुर्थ ने जीता।
जीता। इससे विग्रहराज चतुर्थ इतना ताकतवर था कि इसने जो आज का कहें कि लाहौर है, आज का उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के अंदर लाहौर है, इस लाहौर को भी इस विग्रहराज चतुर्थ ने जीता। और जो गजनी का उत्तराधिकारी साहू था, इस साहू को हरा दिया। इसे विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ पर एक तो विशाल सागर झील और विशाल सागर नगर की स्थापना करने वाला भी विग्रहराज चतुर्थ था। विग्रहराज चतुर्थ ने एक तो विशाल सागर झील और यहाँ पर विशाल नगर की स्थापना इसने की। तो यहाँ पर ये ज्यादा जो राजाओं के नाम है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किसने कहाँ पर क्या स्थापना की, जो राजाओं के महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे कि इनकी उपाधियां, इन्होंने जो कि किसे मंदिर की स्थापना करवाई, किसे तोड़ा। क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि जो ये देखो कि यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस की जो एग्जाम होती है, इसके अंदर लगभग 28 वर्षों का क्वेश्चन है। अब 28 वर्षों के क्वेश्चन में हमने देखा है कि केवल यहाँ पर इतना पूछा जाता है कि ये किसने बनवाया, कब बनवाया। वहां पर राजाओं के नाम, राजाओं की तिथि, कब से कब तक शासन किया, बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर केवल इतना पूछा जाता है कि सरस्वती मंदिर किसने बनवाया, किसने तोड़ा। इनमें जो हमने बताया, इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछे गए हैं, या कहेंगे सिविल सर्विस की एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, सीधे पूछे जाते हैं। इसी के बाद में हम देखें कि चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनके अंदर पृथ्वीराज चौहान, चौहानों के अंदर सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है, या कहें कि जो पृथ्वीराज चौहान है, ये पृथ्वीराज चौहान सबसे ताकतवर शासक था। सबसे ताकतवर शासक ये पृथ्वीराज चौहान था। अब पृथ्वीराज चौहान के आते आते कहें कि जो ये चालुक्य राजा इन चौहानों के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि इस चौहानों ने इस पर आक्रमण किया। इसी के साथ परमार राजाओं पर भी इन चौहानों ने आक्रमण किया और परमार वंश को भी हराया, इसलिए ये परमार भी इनके क्या हुए, दुश्मन बन गए। तो देखो ये गुजरात और इसी के साथ जो परमार है, ये दोनों तो इन चौहानों के दुश्मन पहले से ही थे। अब क्या होता है कि अब पृथ्वीराज चौहान शासक बन जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीश्वर भी कहा जाता है, यानी कि पूरी पृथ्वी को जीतने वाला। लेकिन ये असत्य है, इसने कोई पृथ्वी को नहीं जीत पाया, लेकिन ये कहा जाता है। इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान को भारतेश्वर, यानी कि पूरे भारत को जीतने वाला भी कहा जाता है। लेकिन ये पृथ्वी विस्तार, इसी के साथ भारतेश्वर, ये दोनों उपाधियां इनको ठीक प्रतीत नहीं होती है ना, क्योंकि इसने नए भारत को पूरे को जीता, नए पूरे विश्व को ये जीत पाया। इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे उसका नाम सोमेश्वर था, सोमेश्वर इनके पिता थे। इसी के साथ पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूर मंजरी था। कर्पूर मंजरी जो आज का कहें कि मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थान है जबलपुर। इस जबलपुर पर एक राज्य हुआ करता था, इसका नाम है त्रिपुरी, यानी कि आज का जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थान है जबलपुर। इस जबलपुर के अंदर एक राज्य हुआ करता था त्रिपुरी। इस त्रिपुरी की राजकुमारी कर्पूर मंजरी थी, है ना, एक राजकुमारी थी। अब क्या होता है कि शासक बन गया पृथ्वीराज चौहान शासक बनने के बाद में इसने अपने साम्राज्य कुछ विस्तार किया। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में जो चंदेल राज्य था, यानी कि जो चंदेल राज्य था, इस चंदेल राज्य पर यहाँ पर आक्रमण किया। चंदेल उस समय शासन कर रहा था परमार दिन देव इन चंदेल राज्य पर शासन कर रहा था। इसने आक्रमण करके इस चंदेलों को हरा दिया। अब इसके कारण क्या, चंदेल भी अब इन चौहानों के दुश्मन बन गई। इधर से परमार इन चौहानों की दुश्मन थी, है ना, इसी के साथ गुजरात भी चौहानों का दुश्मन था। अब बचा इसके पूर्व में गढ़वाल थी। अब एक गढ़वाल क्या हुआ कि ये दिल्ली उस समय राजनीतिक केंद्र बनी हुई थी। तो इस दिल्ली पर ये चौहान राजा भी अधिकार करना चाहते थे, इधर से ये गढ़वाल राजा भी अधिकार करना चाहते थे। इसलिए ये गढ़वाल और चौहानों के बीच में शत्रुता पहले से ही थी। इसी के बीच में ये और कांड हुआ कि जो ये चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान था और इधर एक गढ़वाल राजा था, दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। इधर से ये इसको कहें कि शत्रु मानता था, ये इसको शत्रु मानता था। बीच में अब जो गढ़वाल राजा था, इस गढ़वाल राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का आयोजन करने के बाद में इस गढ़वाल राजा ने अपनी एक पुत्री थी, एक बेटी थी, एक कन्या थी,
उस कन्या का नाम था संयोगिता। इसे गढ़वाल राजा की एक कन्या थी, उस कन्या का नाम संयोगिता था। अभी ये गढ़वाल राजा इस संयोगिता के लिए स्वयंवर रचता है। स्वयंवर यानी कि ऐसा कि वो कन्या थी, ये संयोगिता, इस संयोगिता को अपनी इच्छा अनुसार वर चुनना था। यानी कि सभा होती है, उस सभा के अंदर दूर दूर से राजा आते हैं, उन राजाओं में से वो संयोगिता को एक वर चुनना था। लेकिन इस जो स्वयंवर था, संयोगिता के लिए जो स्वयंवर इसे गढ़वाल राजा ने आयोजित किया, इसके अंदर इसने अनेक राजाओं को बुलाया, लेकिन जो चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान था, इस पृथ्वीराज चौहान को न्योता ही नहीं दिया, निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। एक गढ़वाल राजा इसे पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं देता है स्वयंवर के लिए, इसलिए ये चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान अत्यंत क्रोधित होता है, क्योंकि इसको न्योता न देना इसे पृथ्वीराज चौहान का ये अपमान समझता है। अपमान समझने के कारण अब ये पृथ्वीराज चौहान है ना, जो कि इस गढ़वाल राज्य के अंदर जाता है, और जो ये संयोगिता थी जिसका स्वयंवर हो रहा था, इस संयोगिता का अपहरण करके यानी कि उठा के अपहरण करके ले जाता है। अब इस गढ़वाल राजा की कन्या को एक विदेशी राजा उठाकर ले जाता है, तो इसके कारण इस गढ़वाल राजा का कितना अपमान हुआ, जिसके कारण अब एक गढ़वाल राजा भी इस चौहानों का बिल्कुल कट्टर दुश्मन बन गया, या कहने की बिल्कुल दुश्मन बन गया। तो अभी चौहानों का गढ़वाल भी साथ नहीं देते थे, चंदेल भी साथ नहीं देते थे, परमार भी साथ नहीं देते थे, इधर से एक गुजरात के राजा भी साथ नहीं दे रहे थे। अब इधर से ये गोरी था, ये गोरी लगभग कहें कि 1186 से लेकर 1192 तक यहाँ पर जो कि ये था चौहान थे, इन चौहानों पर खूब भरपूर आक्रमण करता है। कहा जाता है, जो स्थानीय जो साहित्य है इनके अंदर कहा जाता है कि जो ये है ना, ये गोरी लगभग 1186 से लेकर 1191 तक इन चौहानों पर, या कहीं पृथ्वीराज चौहान पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार ये गोरी हार गया। कुछ अन्य साहित्यों के अनुसार कहा जाता है कि इस गोरी ने यहाँ पर 7 बार आक्रमण किया, 7 बार हार गया। कुछ और साहित्यों के अंदर कहा गया है कि इस गोरी ने इन पर 21 बार आक्रमण किया, 21 बार हार गया। तो ये क्या की कहानियां है, लेकिन हम यहाँ पर कहानियां पढ़ नहीं रहे हैं, हम इतिहास पढ़ रहे हैं। जो ऑथेंटिक बात है वही आप तक पहुंचाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इसने गोरी ने इन पृथ्वीराज चौहान पर 1186 से लेकर 1191 तक अनेक बार आक्रमण किए। अनेक बार कितने बार कि हमने बताया, 7 बार भी कहते हैं, 17 बार भी कहते हैं, 21 बार भी कहते हैं। लेकिन सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर ये पृथ्वीराज चौहान ताकतवर था, ये गोरी आक्रमण करता रहा, गोरी हारता रहा। लेकिन बाद में जो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो गोरी था, यहाँ पर पंजाब वाले इलाका जो कि इन चौहानों हुआ करता था, लेकिन गोरी इस पर आक्रमण करता है और इस पंजाब को जीत लेता है, जिसके कारण क्या हुआ कि इन चौहानों का अपमान हो गया। अब इस अपमान का बदला लेने के लिए आवश्यकता इस गोरी को हराए, तो अब ये पृथ्वीराज चौहान इस गोरी पर आक्रमण करता है 1191 में। 1191 में आक्रमण करता है, इतना भयानक आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान कि गोरी भागने लगता है, गोरी पीठ भागाकर भागने लगता है, यानी कि गोरी बुरी तरह हार जाता है। लेकिन एक राजपूत राजाओं की खासियत थी कि ये पीठ पाछे वार नहीं करते। कोई भाग रहा है, भागने दो, फिर आएगा, फिर लड़ेंगे, लेकिन भागने दो। यानी कि जो हथियार डाल देता था उसको ये जो कि राजपूत राजा नहीं मारते थे, या कोई यदि युद्ध से भाग रहा है तो उसको पीछा करके ये मारते नहीं थे। यानी कि जो हार मानकर भाग रहा है उसको ये मारते नहीं थे। तो यहाँ पर ये हारने लगा गोरी बुरी तरह, तो इसका फायदा उठाकर राजपूतों की जो कहें कि जो उदारता का भाव था कि तुम हार रहे हो लेकिन हम तुझे नहीं मारेंगे, है ना। तो ये अब गोरी यहाँ से भाग गया, लेकिन अब फिर से गोरी आता है ताकतवर बन के और धोखे से। अब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो गोरी है यानी कि जो महमूद गोरी है ना, जो गोरी है और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। अब इस द्वितीय युद्ध में क्या हुआ कि ना ही इसने साथ दिया, ना ही इसने, अकेला पड़ गया।
इधर से गौरी आ रहा था सबको साथ लेकर, इधर ये यहाँ पर युद्ध हुआ जिसके कारण क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हरा दिया। अकेला था ये, लेकिन फिर भी इसको धोखे से हराना पड़ा। इसे कहा जाता है कि जो पृथ्वीराज चौहान है बड़े योद्धा टाइप का था, इसको शब्द वेदी बाण चलाना आता था, यानी कि आंख पर पट्टी बांध दो, कुछ शब्दों के द्वारा ये बाण चला देता था। एक कहानी और ये भी है कि बाद में हारने के बाद में इसको ये गौरी बंदी बनाकर ले जाता है, ले जाने के बाद में बंदी बना लेता है, लेकिन बाद में किस जो कि एक चाल के द्वारा जो कि बाद में चौहान पृथ्वीराज चौहान इसको मार देता है। लेकिन ये कहानियां है, हम कहानियों पर विश्वास नहीं कर सकते, जो ऑथेंटिक बात है हम आप तक वही पहुंचाएंगे, है ना। इसी के साथ देखो हमने यहाँ पर देखा मोटा मोटा क्यों देखा, क्योंकि हम अभी तक यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का अब अंतिम कगार पर है। एक या दो वीडियो और बनेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो गुप्तोत्तर काल की संस्कृति थी, कला थी, है ना। इसी के साथ कहेंगे कि अर्थव्यवस्था थी, धर्म था, है ना। इसी के साथ इसको देखेंगे कि संस्कृति किस प्रकार की थी, है ना। इनके बारे में 2 या 3 क्लासें और होगी, फिर हमारी जो कि प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। ये जो हम देख रहे हैं जैसे कि पृथ्वीराज चौहान या तराइन का युद्ध, जो मध्यकालीन भारत आएगा, मध्यकालीन भारत में हम यहाँ विस्तार रूप से देखेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं, और अब फिर से बात ऐसी मत करना कि हम पूरी नहीं कराएंगे, हम क्लास सीरीज जो भी कंप्लीट कराएंगे, चाहे ये प्राचीन भारत के इतिहास सीरीज होने वाली है, इसी के साथ मध्यकालीन जो भारत है इसकी सीरीज कंप्लीट कराएंगे, है ना। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक करना। इसी के साथ यदि आपको इंस्टाग्राम से जुड़ना है तो लक्ष्य साथी हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हैं, है ना। फिर मिलते हैं, जय हिंद।